हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इस वीडियो में भी हम लोग जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जियोलॉजी के बारे में। और 11th का मैं बता दूं कि पिछला वीडियो 40 मिनट का एक बनाया हूं, पूरा क्लास है। ठीक है, उसमें आप सेल विज्ञान जो भी था 11th में उसका कंप्लीट उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जा चुका है। एंड इसमें हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे और मुख्य रूप से रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। मतलब कि मुख्य रूप से हमको पृथ्वी पढ़ना है। ठीक है, ये एक बेसिक चैप्टर बन जाता है जियोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली शाम के 6 बजे अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जीन्स एवं जेफ्री का ज्वारीय परिकल्पना की आलोचनात्मक व्याख्या करें। देखिए यहाँ पे कि जो जीन्स हैं, कौन, जीन्स और जेफ्री दो भूवैज्ञानिक है। ठीक है ना, भूवैज्ञानिक। अब इन लोग क्या क्या बोला है ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। ठीक है ना, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में, उस चीज़ की, मतलब कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति है उससे संबंधित दो वैज्ञानिक आए। ठीक है ना, पृथ्वी का जो संरचना है, उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति संबंधित दो वैज्ञानिक आए और ज्वारीय परिकल्पना की आलोचना किया है। तो उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, सबसे पहला चीज़ इसमें लिखा है कि सन 1919 ईस्वी में सर जेम्स जीन्स, कौन, सर जेम्स जीन्स वैज्ञानिक का नाम, एवं जेफ्रेरी ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कंप्लीट क्या किया कि सन 1919 में जेम्स जीन एवं जेफ्रेरी ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अब इस परिकल्पना के अनुसार एक विशालकाय तारा सूर्य के नज़दीक होकर गुजरा। देखिएगा, एक सेकेंड, पूरा चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सन 1919 में सर जेम्स जीन्स एवं जेफ्रेरी ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अनुसार एक विशालकाय तारा सूर्य के नज़दीक से होकर गुजरा था। तारे जो है आकर्षण के चलते सूर्य पर ज्वार उत्पन्न हुआ। कि देखिए, हर एक तारों के पास अपना आकर्षण बल, क्योंकि सब लोगों में बल पाया जाता है। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि वो जो तारा था उसको आकर्षण के चलते सूर्य पर ज्वार उत्पन्न हो गया था। ठीक है, जैसे जैसे वह तारा सूर्य के निकट आता गया वैसे वैसे सूर्य में ज्वार अधिक ऊंचा उठता गया। कंप्लीट। तारों के गुरुत्वीय बल के कारण ऊंचा उठा हुआ भाग तारे की दिशा की ओर अग्रसर होता चला गया। समझ में आ गया। किंतु तारे के अधिक दूर जाने पर तारे की आकर्षण शक्ति उस पदार्थ पर कम हो गई। कंप्लीट। अतः वह ज्वारीय पदार्थ उक्त तारे के पीछे और अधिक दूर न जा सका। इसके अतिरिक्त वह पदार्थ आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार सूर्य में वापस भी नहीं जाने सका। मतलब कि जैसे जैसे दूर चला गया तो फिर वो वापस भी नहीं आने पाया। अब देखिए आगे लिखा है यहाँ पे कि सूर्य से निष्कासित इस ज्वारीय पदार्थ की आकृति एक लंबे सिगार बोलते हैं के रूप में थी। समझ में आ गया। इसका जो आकृति थी ज्वारीय, सूर्य से जैसे वो निकला तो फिर वापस तो आया नहीं, तो निकल गया। उस ज्वारीय पदार्थ का आकृति क्या थी, एक लंबे सिगार की टाइप की थी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि उस पर एक ओर तो दूर जाने वाले तारों का आकर्षण था और दूसरी ओर सूर्य का आकर्षण था। क्योंकि सूर्य बड़ा था तो सूर्य का भी आकर्षण था और जो दूर गया उसका भी आकर्षण था। यह पदार्थ सूर्य की परिक्रमा करने लगा। अब क्या करेगा कि मान लीजिए उससे सूर्य से तो कैसे भी साइज में छोटा ही होगा, तो क्या करने लगा कि सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। धीरे धीरे शीतल होने के चलते उसकी आकृति गोलाकार खंडों में विभक्त हो गई। तो जैसे सूर्य से दूर जाता है और परिक्रमा करता है तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। मतलब कि जो गर्मी है वो ठंडा हो जाता है और उसका आकृति क्या है, गोलाखंड, मतलब गोलाकार, एक जैसे चट्टान बोलते हैं ना, उस तरीके से खंडों में विभक्त हो गया। ये गोलाकार खंड ही क्रमशः घनीभूत होने के उपरांत ग्रहों के रूप में बदल गए। अब क्या हुआ कि वही जो खंड था, टुकड़ा था, क्या हो गया कि ग्रह के रूप में वो बदल गया। इस प्रकार सूर्य की आकर्षण शक्ति के चलते ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। वाह, समझ में आ गया कि मतलब कि यहाँ पे बात आती है, इसी प्रकार से ग्रहों का भी उत्पत्ति होता है और उपग्रहों का भी उत्पत्ति होता है। समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछेगा तो जियोलॉजी के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जो ग्रह है उसकी उत्पत्ति और उपग्रह की उत्पत्ति किस टाइप से हुई है,
तो तारा से हुई है। किस चीज़ से? तारा से। अब इसका जो हिस्ट्री है इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है कि ग्रहों का उत्पत्ति किस टाइप से हो सकता है, तो इसको आपको पूछना पड़ेगा। अब देखिए, जो इनका पक्ष था उसमें भी कुछ तर्क हुआ, ठीक है ना, उसमें भी कुछ तर्क हुआ। तो आइए इसे देख लेते हैं। पक्ष में तर्क होना स्टार्ट। अब क्या बोला कि जीन्स तथा जेफ्रेरी की उक्त परिकल्पना के पक्ष में अग्रलिखित तर्क दिए जाते हैं। ये आपको केवल समझना है, लिखने के लिए आपको अपर वाला ही लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में लिखा है कि यदि समस्त ग्रहों को एक रेखा में रखा जाए तो उसकी आकृति सिगार जैसी होगी। ये तो पीछे भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। केवल मंगल ग्रह ही इसका अपवाद है, क्योंकि इसका कोई निश्चित कारण नहीं बताया जाता है। समझ में आ गया? क्या है कि यदि समस्त ग्रहों को एक रेखा में रखा जाए तो आकृति सिगार जैसे हो जाएगी। केवल मंगल ग्रह ही, ठीक है ना, केवल मंगल ग्रह ही इसका एक अपवाद हो जाएगा, क्योंकि इसका निश्चित कोई कारण नहीं बताया गया है। अब सेकंड नंबर पे लिखा है कि बड़े ग्रहों के उपग्रह छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बड़े ग्रहों के उपग्रह छोटे होते हैं, किंतु वो संख्या में अधिक होते हैं। जैसे बृहस्पति में हम सौरमंडल वाले वीडियो एक बनाए थे, उसको आप जरूर देखेंगे ताकि आपको सौरमंडल का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। वो मेरा फेस टू फेस वीडियो है, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक तर्क क्या है कि जितने भी छोटे ग्रह होते हैं उन लोगों में जो है ना संख्या में कम होगा, लेकिन बड़ा उपग्रह, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो वो साइज में थोड़ा सा है बड़ा। अब कि यहाँ पे क्या बोला सेकंड तर्क में कि बड़े ग्रहों के उपग्रह तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो संख्या में अधिक होते हैं। जैसे शनि ग्रह है, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है ना, तो ये सब पर काफ़ी अधिक उसमें है उपग्रह होते हैं, ठीक है। उदाहरणार्थ बृहस्पति एवं शनि सबसे बड़े ग्रह होते हैं, है ना। सबसे बड़ा क्या लिखा है उदाहरण में कि बृहस्पति एवं शनि सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये दोनों में सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है ना, उसके बाद शनि है, सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु इनके छोटे छोटे कई उपग्रह हैं, कई उपग्रह। दूसरे छोटे छोटे उपग्रह बड़े हैं। दूसरे छोटे ग्रहों के उपग्रह क्या है? बड़े। जैसे कि अभी हम पृथ्वी की बताए तो पृथ्वी की एक उपग्रह है चंद्रमा, तो उसकी संख्या कम है, लेकिन बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना, तो उसकी संख्या क्या है? कम है। मंगल जैसे ग्रह के 2 उपग्रह हैं और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। यह तथ्य भी उक्त परिकल्पना के अनुकूल सिद्ध होता है। समझ में आ गया? इसको आप अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए 3 नंबर वाले को देखते हैं क्या ये इसमें तर्क है कि उपग्रहों का विस्तार भी सिगार जैसी आकृति में ही है। अधिक बड़े उपग्रह के बीच उपग्रहों का आकार बड़ा पाया जाता है। एक ही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि जो सौरमंडल के ग्रहों के अनुसार बताया जा चुका है। नंबर 4 पे बोलता है, नंबर 4 पे है कि यह परिकल्पना प्लूटो ग्रह की खोज के पूर्व ही हो चुकी थी, ठीक है ना। मतलब कि ये जो आकार वाला है ग्रहों का, उपग्रहों का आकार, तो इन सभी परिकल्पना जो है प्लूटो ग्रह के खोज होने के पहले ही पूरा हो चुकी थी। अब प्लूटो के एक और अधिक छोटा सिद्ध होने पर जवार ये परिकल्पना और भी पुष्ट हो गई, मतलब कि और भी थोड़ा सा मजबूत हो गया, ठीक है, और भी विश्वास हो गया। अब देखिए अगला है यहाँ पे कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आराप्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण। समझ में आ गया? ये पूरा ये नाम हो जाता है, मतलब कि ये नाम है सभी ग्रहों का। उसके बाद आलोचना है। आलोचना में देखिए कि यद्यपि अब तक वर्णित परिकल्पनाओं में जीन्स एवं जेफ्रेरी की कल्पना अपेक्षाकृत काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होती है। मतलब कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने जो परिकल्पना बताया वो काफ़ी उपयुक्त है, ठीक है ना। तथापि इस परिकल्पना की अग्रलिखित आलोचना की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आलोचना किया हुआ है कि जीन्स ने क्या बोला। तो जीन्स ने बोला कि जीन्स ने सूर्य से निकले पदार्थ के तापकरण तथा उसके ठंडे होने की कोई गणना या अनुमान नहीं बताया, अतः इस प्रकार ग्रहों का निर्माण होना संदेहपूर्ण लगता है, ठीक है। उसके बाद यह परिकल्पना और सौरमंडल के कोणीय संवेग का भी कारण नहीं समझी जा सकती है। मतलब जिस टाइप से जो फर्स्ट वाला जो कहानी था, इसके हिसाब से ये दोनों तर्क हमें निष्कर्ष के रूप में मिलकर आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वेस महोदय, स्वेस भी भूवैज्ञानिक ही थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना बताइए। अब बताना है कि धरती का जो रासायनिक तरीके से संरचना है वो कैसे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करना चाहूँगा, सो 1 मिनट वेट कर सकते हैं आप लोग। हाँ, तो क्या बताया स्वेस, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना के विषय में अपना प्रस्तुत विचार किया है।
तो उसमें बोला है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह अवसादों से निर्मित है। किस चीज़ से निर्मित है? अवसादों से निर्मित है। परतदार सेल से निर्मित इस परत की गहराई एवं घनत्व दोनों ही कम है। अगला, इस परत के नीचे सुएस महोदय ने भूगर्भ की संरचना में 3 परत की स्थिति मानी है, जो कि सुएस ही नहीं पूरा संसार मानती है कि 3 रासायनिक चीज़ों से इसका निर्माण होता है। तो क्या बताया कि ऊपरी परत अवसाद से निर्मित है और परतदार सेल मतलब ये दोनों कम है, और सुएस महोदय ने भूगर्भ की संरचना 3 स्थिति में बताई है। तो पहला है आपका सियाल। सियाल को इंग्लिश में भी सियाल ही बोलते हैं, इसका हिंदी कोई नाम नहीं है। भूपर्पट्टी में ऊपरी परत के नीचे एक परत पाई जाती है, उसे सिलिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि भूपर्पट्टी के ऊपरी परत के नीचे एक परत पाई जाती है जिसमें सिलिका SI मतलब सिलिकॉन बोल सकते हैं, सिलिका याद नहीं रहेगा तो, एवं एल्यूमिनियम की अधिकता है। समझ में आ गया? इन दोनों परतों के मिश्रण के कारण ही इसे सियाल नाम दिया गया है। इस परत में अम्लीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है और इसका औसत घनत्व 2.9 है। अब देखिए मैं क्लियर आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ कि देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपर भाग क्या बोलेंगे? सियाल है उसका नाम। समझ में आ गया? सियाल। सियाल के नाम क्यों पड़ा कि वो SI मतलब होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से और AL का होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम से ये मिलकर बना हुआ है और इस परत में जो क्या है अम्लीय पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है और इसका औसत घनत्व 2.9 है। पहला हो गया ये। नंबर 2 पे है सीमा। क्या है? सीमा। जो फर्स्ट भाग देख सकते हैं फिगर में फर्स्ट भाग को क्या बताया गया है? सबसे ऊपरी भाग को, यहाँ देखिए इसको तो ऊपरी भाग बोल सकते हैं कंप्लीट, और फर्स्ट भाग को सियाल बोल दिए, सेकंड को क्या बोले? सीमा। तो देखिए, और लास्ट वाले को नीफे बोलते हैं। ठीक है, तो बारी बारी इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सियाल को देख लिए और सीमा को देखना है। अब सीमा देखिए, सियाल की परत के नीचे सीमा की परत पाई जाती है, ये तो दिख रहा है फिगर में भी। इस परत में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है, इस कारण इस परत को सीमा नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए सीमा क्यों कहते हैं? देखिए इसका एक सेकेंड हम बताते हैं आपको एक ट्रिक। जैसे सियाल था ना, सियाल, तो सियाल आपका ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया सिलिकॉन, इसका मतलब हो गया एल्यूमिनियम। कंप्लीट। अब जो सीमा लिखा है ना, सीमा, तो सीमा को हम लोग सीमा तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन SI से हो गया सिलिकॉन और MA से मैग्नीशियम बोल सकते हैं। ट्रिक लगाया, ठीक है ना। अब देखिए आगे कि क्या बोला कि मैग्नीशियम और सिलिकॉन की अधिकता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। यह वह परत है जो ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देता है। अब देखिए ज्वालामुखी जो निकलते हैं पृथ्वी पर से, वो सीमा से ही निकलता है। ऊपरी भूतल को पर्याप्त मात्रा में तरल लावा की इसी परत में जमा होता है। जो लावा जो बनता है इसी परत में, इसी परत से वही प्राप्त होता है। भूगर्भ की इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता मिलती है। इसमें कैसा पदार्थ? क्षारीय मिलेगा और इसमें अम्लीय मिलेगा। ठीक है, सियाल में अम्लीय और सीमा में क्षारीय। इसके अतिरिक्त इसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 तक है और इसकी गहराई कितना है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक। और अभी आपको लोग का 11th में पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि सीमा से लेकर नीफे तक की ऊंचाई लंबाई कितनी हो सकती है। ठीक है ना, शायद इसी टाइप से सवाल था कि या तो सियाल से नीफे तक होगा, इसी टाइप से सवाल था, तो उसका आंसर 4000 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीफे लास्ट में क्या बोलते हैं? नीफे। देखिए नीफे आपको ऐसे लिखा हुआ है ना, नीफे, तो NI से हो गया निकल और FE से हो गया फेरस, तो इसमें निकल होगा और ये हो जाएगा। देखिए आगे अभी समझ में आ जाएगा। निकेल और लोहा का मिश्रण इसमें ज़्यादा पाया जाता है। देखिए नीफे के बारे में लिखा है कि यह परत सीमा के सबसे निचली परत है। पूरा धरती का सबसे निचली परत को नीफे बोलते हैं, नाम से जानी जाती है। लास्ट में इस परत का निर्माण कठोर धात्विक पदार्थों से हुआ है, मतलब कि जैसे जैसे अंदर में जाएंगे वैसे वैसे कठोर ही मिलेगा। तो मुख्यतः निकिल और FE फेरस तत्वों की अधिकता है, जैसा कि मैंने बताया। इसी कारण इस परत की रासायनिक संरचना के संगठन में नीफे नाम दिया गया। इस परत का औसत घनत्व 11 है, मतलब सबसे घनत्व इसी का ही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है 5 नंबर वाले में इसको आपकी पूछ ही देगा। और अथवा में इसी सवाल को दूसरे तरीके में बोल सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर एक भौगोलिक लेख प्रस्तुत कीजिए।
या उसे नहीं देगा तो इससे दे सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों का एक ही मतलब बन जाता है, एक ही सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें मतलब पृथ्वी के बारे में जितना हम लोग जानते हैं उस चीज़ों को बताना है, आंतरिक संरचना क्या है उसे हम लोग के यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसका आंसर देखिए इतना लंबा है जो कि लास्ट ही है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए पृथ्वी के अनेक रहस्यों में इसके आंतरिक भाग की बनावट भी एक आता है। मतलब कि जो पृथ्वी का इतना सारा रहस्य है दुनिया में, तो आंतरिक बनावट जो है ना वो भी एक रहस्य ही है। प्राचीन काल से ही विद्वानों में इस बिंदु पर मतभेद रहा है, किंतु आधुनिक वैज्ञानिक युग में इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने में सफल प्रयास हो गया है। इस रहस्य के उद्घाटन में अनेक परमाणिक तथ्यों को आधार बनाया गया है और उन परमाणुओं के आधार पर पृथ्वी की संरचना के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में ताप घनत्व एवं भूकंप तरंगों का सहारा लिया गया है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए कोई भी आंसर, मैं इतना लंबा आंसर बता रहा हूँ, आप इसे समझिए। क्या करना है, समझ पैदा करना है अपने माइंड में। इसे रटने से कभी ज़िंदगी में आप याद नहीं कर सकते हो। कल मैंने 40 मिनट का वीडियो बनाया है, उसमें उतना लंबा है कि उसे आप रटोगे तो कभी याद नहीं होने पाएगा। मेन जो है ना कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या लिखेंगे कि ज़्यादा हम उसके बारे में और भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप से आपको पढ़ना है, इसलिए कहते हैं वीडियो लास्ट तक देखो। आप लोग वीडियो बीच में ही छोड़ देते हो, ठीक है। तापीय आधार, पहला क्या उन लोग का आधार बनाया था, तापीय आधार। सर्वप्रथम केल्विन नाम का वैज्ञानिक है, तापमान का मात्रक नहीं आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। केल्विन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर अपना मत दिया था, जिसके अनुसार प्रथम अवस्था में सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस था, जिसको ठंडा हुए 4 करोड़ वर्ष हो चुका है। उन्होंने बताया कि आंतरिक भाग अभी भी तप्त अवस्था है, मतलब कि जो अंदर के भाग है वो भी अभी काफ़ी गर्म है। आंतरिक भाग की ओर बढ़ने पर क्रमशः ताप में 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर वृद्धि होती जाती है। मतलब कि अभी भी अगर हम लोग धरती को अगर खोदेंगे तो जस्ट मतलब कि 1 किलोमीटर अगर हम लोग अभी अंदर में जाते हैं, मान लीजिए इतनी बड़ी धरती है तो 1 किलोमीटर अंदर में जाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर में हम लोग को वृद्धि मिलेगा। समझ में आ गया। तो तापीय टेम्परेचर से हमें क्या समझ में मिलता है यहाँ पे कि केल्विन ने, और इसी आधार पर शायद टेम्परेचर का मात्रक भी दिया है केल्विन, यार समझ में नहीं आ रहा। तो सतह का टेम्परेचर कितना था, 6000 डिग्री, ठंडा हुए 4 करोड़ वर्ष हो चुका था, और आंतरिक भाग अभी भी तप्त अवस्था में, मतलब कि गर्म ही है। तो आंतरिक भाग में तो हम लोग उतना डीप में जा नहीं सकते हैं, बट अभी भी 1 किलोमीटर तक इतना प्रयास किया जा चुका है कि अगर 1 किलोमीटर हम लोग अंदर जाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होता है। इसे आप रट के रखेंगे याद करके। पृथ्वी का केंद्र 6400 किलोमीटर है, जो अनुमानित अत्यधिक ताप का क्षेत्र है। तो यही सवाल आपको पूछा था 11th में कि पूरा जो भूप्रपट्टी है वहाँ से जो पृथ्वी का केंद्र है, आंतरिक केंद्र, उसकी कितनी है, मतलब कि लंबाई या कितना क्षेत्र है। तो 4000 वाला आंसर इसलिए हो जाए क्योंकि वहाँ पे 6400 दिया नहीं था, वो डायरेक्ट दिया हुआ था लगभग में करके, तो 4000 बोल सकते हैं, क्योंकि 6400 किलोमीटर है जो कि अत्यधिक टेम्परेचर हाई वहाँ पे होगा, इसलिए 4000 ही आंसर हो जाएगा। उसके साथ सेकंड पे क्या बोला है, घनत्वीय आधार। संपूर्ण पृथ्वी का अपेक्षिक घनत्व 5.5 है, जबकि पृथ्वी के पटल का अपेक्षिक घनत्व कितना है, 2.7 है। पृथ्वी के पटल की गहराई मात्र 20 किलोमीटर है, जिसका निर्माण हल्की चट्टानों से हुआ है, ठीक है ना। पृथ्वी के जो पटल है, मतलब कि पहला को क्या बोले थे, सियाल ना, उसका जो है उसका मोटाई, पहला भाग है उसका 20 किलोमीटर तक केवल आपको चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये जितना भी परत इतना मोटा बना हुआ है किसी से बना है, चट्टानों से मिलकर बना है। उसके बाद पटल के नीचे आग्नेय चट्टान पाया जाता है। अब इस पटल के नीचे क्या है, आग्नेय चट्टान, जिसका घनत्व कितना है, 3.5 है, और यह प्रमाणित करता है कि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है और केंद्र में लगभग 11 है, जो कि अभी हम जस्ट आपको नीफे का घनत्व बताए थे। अगला है 3 नंबर पे, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा है भूकंप तरंगीय आधार। पृथ्वी की आंतरिक बनावट से संबंधित नवीनतम खोज भूकंप तरंगों द्वारा किया गया है। मोहोरोविसिक नामक वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया कि अधिक घनत्व की चट्टानों से होकर भूकंप तरंगें अपेक्षाकृत तीव्रता से चलती है, ठीक है। यह पाया गया कि भूकंप के केंद्र से चलने वाली तरंगें पटल की चट्टानों से कोई निश्चित दूरी अधिक समय में तय करती है, अपेक्षाकृत आंतरिक भाग की चट्टानों से होकर चलने में। समझ में आ गया। इससे आंतरिक भाग की बनावट जानने में क्या होती है, सहायता मिलती है। उसके बाद उपरोक्त परमाणु द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर पृथ्वी की संरचना का रहस्य उद्घाटन जो होता है, और
वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अनुसार पृथ्वी की बनावट का मूल्यांकन किया जाता है। अब जो अंदर में जितना भी चट्टान और खनिज है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तुरंत 2 मिनट में वीडियो खत्म होने वाला है। उसके बाद चट्टान खनिज देख लीजिए, इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये देखते हैं कोई और कलर हो। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको लेते हैं, ठीक है, पिंक। वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि पृथ्वी की ऊपरी पटल ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट है, तो बेसाल्ट नहीं दिया है, केवल ग्रेनाइट दिया है, उसी से निर्मित है, ठीक है। अब जेफ्रे ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद चट्टानों के घनीभूत होने के क्रम में अधिक घनत्व के पदार्थ आंतरिक भाग में एकत्रित हो गए, ठीक है। इसलिए आंतरिक एवं बाहर की जो चट्टानों में अंतर होता है कुछ न कुछ, जिसमें सबसे ऊपर ग्रेनाइट होता है, उसके नीचे डायोराइट होता है एवं सबसे नीचे बेसाल्ट चट्टान होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। उसके बाद होम्स एवं डेली, 2 और वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस तरह के विचार प्रस्तुत किया है, पर चट्टानों के नामकरण में अंतर है। स्वेस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपना मत दिया है, जिसके अनुसार ऊपरी परत का निर्माण हल्की चट्टानें सिलिका एवं एल्युमिनियम द्वारा बताया गया है। मतलब कि ऊपरी परत जो है इन्होंने क्या बताया, सिलिका एवं एल्युमिनियम से मिलकर बना है। इस परत को इन्होंने सियाल नाम दिया। इसके अनुसार संपूर्ण पटल भाग सियाल से निर्मित है। सियाल मतलब SiAl, Si से सिलिकॉन, Al से एल्यूमिनियम, समझ में आ गया। उसके बाद सियाल के नीचे क्या भारी चट्टान है, इसका निर्माण सिलिका मैग्नीशियम से हुआ है, मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम से, तो इसको क्या बोलेंगे, सीमा। क्या बोलेंगे, सीमा। तो इसमें देखिए क्या है कि इसी में जो सबसे निचले है ना, इसी को बेसाल्ट बताया गया है, इसका नाम इन्होंने सीमा दे दिया है, ठीक है। इस तरह इन्हें आंतरिक भाग क्रोड का नाम निकेल एवं लोहा, निकेल एवं लोहा, तो क्या हो गया, नीफे। क्या हो गया, नीफे। अब इसका नाम इन्होंने नीफे दे दिया है, तो इसको आंतरिक भाग को क्रोड भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगला यहाँ पे एक और वैज्ञानिक थे, कौन महोदय हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ है इसमें। वान डर ग्राफ्ट है, ठीक है। इसमें है कि लिंक एवं गुटेनबर्ग ने, 2 वैज्ञानिक थे, पृथ्वी के निर्माण तत्वों के आधार पर गहराई एवं परतों का मूल्यांकन किया है। इन वैज्ञानिकों के आधार पर ऊपरी सियाल परत महाद्वीपों के क्षेत्र में 60 किलोमीटर तक तथा समुद्री भाग में 20 किलोमीटर तक फैली जाती है, ठीक है। हाँ, तो इनका निर्माण हुआ ऑक्सीजन, सिलिकेट, पोटेशियम, सोडियम एवं एल्युमिनियम की अधिकता से, ठीक है। अब द्वितीय परत जो है आंतरिक सियाल है, तो सियाल जो है 60 से 1200 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत में मुख्यतः ऑक्सीजन, सिलिकेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहा पाए जाते हैं। अब तीसरा परत मिश्रित परत है, जो 1200 से 2900 किलोमीटर के बीच में है, जिसमें लोहा है, निकेल है, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अंतिम परत मध्य पिंड के नाम से भी जानी जाती है, जो 2900 से 6378 किलोमीटर, मतलब कि केंद्र यानी कि क्रोड तक पाई जाती है। इस क्षेत्र का नाम मुख्यतः लोहा जैसे धात्विक पदार्थों से हुआ है। अब इसके परत के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि परत इसका क्या क्या है। तो परत में आ जाइए, विभिन्न आकलन के अनुसार परतों की संरचना की एकरूपता, उसमें पाए जाने वाले तत्वों की प्रधानता एवं मोटाई के आधार पर विभिन्न खंडों में बांटा गया है। स्वेस ने पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की मोटाई को सियाल, सीमा, नीफे में विभक्त किया था, जैसा कि आप लोग पीछे देख लिए। जबकि होम्स जो वैज्ञानिक था वो क्या बोला, तीनों को भूपृष्ठ के अध स्तर एवं मध्य पिंड का नाम दे दिया। तीनों का नाम ये अलग अलग महाराज दे दिए। क्या दिया, पहले को भूपृष्ठ बोला क्रस्ट, दूसरे को क्या बोला, सब स्ट्रेटम बोल दिया यानी कि आधा स्तर, उसके बाद सेंटर कोर बोल दिया जिसको मध्य पिंड कहते हैं। अब जिनकी मोटाई स्वेस की मोटाई से मिलती है, जो जितना भी चौड़ाई वड़ाई मोटाई है वो सब मिल रहा है। अब डेली एक वैज्ञानिक आया, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 भाग में बांट दिया भाई साहब। क्या, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यस्थ मंडल, केंद्र मंडल। अब बताइए, तो इन चारों को याद रखना है। 3 वैज्ञानिक थे, तीनों की आपको याद रखना है। इसकी मोटाई भिन्न भिन्न है, मतलब कि अलग अलग ये बता दिए। प्रथम 80 किलोमीटर तक है, जो पहला को जो स्थल मंडल है इसका 80 है। दूसरा है तो 80 से 360 है, यानी कि दुर्बलता मंडल 80 से 360 है। और तृतीय 360 से 2400 किलोमीटर है, कौन, मध्यस्थ मंडल। अंतिम है 3538 किलोमीटर से केंद्र तक, यानी कि लास्ट कौन है, केंद्र मंडल। अब जेफ्रे बोल दिया, जेफ्रे जो था, जेफ्रे ने भी 4 भागों में बांटने का प्रयास किया। इसके अनुसार सबसे आउटर लेयर बोलते हैं जिसको बाहर की परत, दूसरा को द्वितीय परत सेकेंडरी लेयर, अब इंटरमीडिएट लेयर मध्यवर्ती परत, उसके बाद लास्ट लेयर अंतिम परत, ये बांट दिया भाई साहब। इसके बाद अगला वांडर ग्राफ्ट, ठीक है। वांडर ग्राफ्ट जो है ये पृथ्वी को 3 भागों में बांटे। ये जरूरी चीज़ है, आपको पढ़ना जरूरी है।
स्थल मंडल, ठीक है, लिथोस्फीयर, उत्तप मंडल, इसको बोलते हैं पायरोस्फीयर। उसके बाद गुरुमंडल, बैरियोस्फीयर, और इनका आधार भूकंप लहरों से संबंध रखता है। मतलब ये जो बातें हैं वो भूकंप एवं लहरों से संबंध रखता है। गुटेनबर्ग एवं मोहोरोविसिक ने क्या किया कि भूकंप के लहरों के आधार पर पृथ्वी की परतों का विभाजन कर दिया। इन्होंने 5 परतों में पृथ्वी की संरचना को प्रदर्शित किया। पहला का नाम परतदार सेल बोल दिया, दूसरे को जल मंडल, स्थल मंडल में अनिश्चित अनियमित रूप में पाई जाती है। नहीं सॉरी, जो फर्स्ट है परतदार सेल, उसमें परतदार सेल परत रखा है जो जल मंडल स्थल मंडल में अनिश्चित एवं अनियमित रूप से पाई जाती है उस चीज़ को। दूसरा का नाम ग्रेनाइट सेल रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। इसमें क्या है, ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता। इस परत का विस्तार मुख्य रूप से महादेशों के क्षेत्रों में एवं गौण या अत्यल्प के रूप में महासागरों के रूप में पाया गया। तृतीय परत को क्या बोला, अल्पसिलिक सेल बोला। कौन सा सेल बोला, अल्पसिलिक सेल बोला, अल्पसिलिक सेल। अब इसमें बोला है कि सिलिका के संयोग से ये मिलकर बना हुआ है। चौथी परत को बोल दिया सिलिका की मात्रा नगण्य पाई जाती है। मतलब कि सिलिका इतना है चौथी परत में कि गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि गहराई की ओर बढ़ने से सिलिका की मात्रा घटती जाती है, इसलिए इस परत का नाम अत्यल्प सिलिका परत दिया गया, मतलब कि अति अल्प, ठीक है ना। अंतिम परत पृथ्वी के मध्य भाग, आंतरिक मध्य भाग से संबंध रखती है, जिसे भूक्रोड परत का नाम दिया गया है। इस भूगर्भ नाम से भी जाना जाता है, और जो 2900 किलोमीटर है ना केंद्र तक स्थित है। सो आई होप दैट इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब होता है वीडियो का एंड। एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड इसी तरीके से आप लोग प्यार से बनाए रखें। एंड अगला वीडियो का वेट कीजिए, 24 घंटे में एक वीडियो को पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।